बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वॉक एकेडमी के चैनल से मैं आपका टीचर अमजद भट्ट बात कर रहा हूँ। आज का जो एमडी कैट का पेपर हुआ है आप तमाम दोस्तों का, बच्चों का, तो उसकी डिस्कशन के सिलसिले में हम हाज़िर हैं। ओवरऑल जो इसके बारे में आप राय दे सकते हैं, ये बहुत एक इजी आसान पेपर था। जिन बच्चों ने किया है उन्हें इसका बेहतर अंदाज़ा भी है। तो इसको अभी हम ज़रा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये क्या था और इसको कोशिश करते हैं कि बड़ी अच्छी तरह से समझ के इसको सॉल्व कर लें। तो पेपर जो आप देख रहे हैं कि ये पेपर ए है डियर स्टूडेंट्स, ये पेपर ए है मेरे पास एमडी कैट का। तो जिन बच्चों ने दिया उनको बिल्कुल इसका अंदाज़ा होगा। इट स्टार्ट्स विद वोकैबलरी क्वेश्चंस। ये वोकैबलरी क्वेश्चंस से आगाज़ हो रहा है और तीनों जो पहले क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज़ हैं वो तीनों वोकैबलरी के हैं और तीनों सिनोनिम्स के हैं। द फर्स्ट वर्ड इज़ सरप्लस। व्हाट डज़ द वर्ड सरप्लस मीन? सो ऑप्शंस हमारे पास आप पढ़ें। सो सरप्लस क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? सरप्लस इज़ मोर देन नीडेड, मोर देन रिक्वायर्ड। तो इन चार ऑप्शंस में अगर हम देखें तो हमारी जो क्लोजेस्ट ऑप्शन बनेगी दैट इज़ अल्फ़ा ऑप्शन, वो हमारी अल्फ़ा ऑप्शन है। सैल्यूटेशंस क्या होती हैं? सैल्यूटेशंस आर ग्रीटिंग्स, और विद इन रीच और मैथमेटिकल टर्म बिल्कुल इसकी सही ऑप्शंस नहीं है। फिर 178 क्वेश्चन है, व्हाट डज़ द वर्ड एंसेस्टर मीन? एंसेस्टर जो लफ्ज़ है डियर स्टूडेंट्स, ये ओरिजिन में फ्रेंच है और इंसेस्टर्स आर द प्रीडिसेसर्स, जो हमारे आबाओ अजदाद हैं उनके लिए हम ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं। ये हमारी टेक्स्ट में भी वर्ड है। एफएससी के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ और इसमें भी अगर हम देखें तो बड़े वाज़े तौर पे हम देख सकते हैं कि ये हमारी सही ऑप्शन जो है वो फोर फादर्स है। इट्स नॉट द कलेक्शन ऑफ स्टार्स और इट्स नॉट द ब्रांच ऑफ एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम को या इल्म फल्कियात को कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। एंड दीज आर ऑल्सो नॉट द टाइप ऑफ रिसेप्टर्स। उसकी थोड़ी साउंड एंड पे मिलते होने की वजह से जिस बच्चे को इसका मीनिंग नहीं पता वो डी की तरफ शायद अट्रैक्ट हो सकता है, बट इट इज़ एन ईजी वर्ड, सो आई थिंक किसी को इस पर कन्फ्यूजन नहीं हुई होगी। सो आवर राइट ऑप्शन इज़ सी ऑप्शन, फोर फादर्स। देन वी कम टू द स्पिल। स्पिल का मतलब, जिसका मतलब है गिरा देना। अगर मतलब आप ठोकर लग के कोई बर्तन गिर जाता है तो उसे पानी बह जाना, ये स्पिल है, या ख़ुद से गिरा देना, इसको भी हम स्पिल कहते हैं। तो स्पिल के लिए जो हमारे सिनोनिम्स हो सकते हैं वो स्प्लैश है, ओवरफ्लो है, पोर है, स्प्लोश हो सकता है। सो इन चार ऑप्शंस में हमारे लिए जो बेस्ट वर्ड है दैट इज़ स्प्रेड, हमारे लिए डेल्टा ऑप्शन है। स्पॉइल इज़ टू इम्पेयर समथिंग, डैमेज समथिंग, ख़राब कर देना। डिलीवर इज़ टू सेंड समवेयर। और कॉयल एक ऐसा वर्ड है जो कि नाउन भी हो सकता है और वर्ब भी हो सकता है। टू कॉयल जो है वो एक तार को भी कह सकते हैं, और टू मेक अ वायर इन द फॉर्म ऑफ अ कॉयल, उसको लपेटना और उसका एक गुच्छा बना देना, वो गुच्छा भी जो है वो कॉयल कहलाता है। और अगर आप वो फेल कर रहे हैं, काम कर रहे हैं उसको, तो दैट इज़ ऑल्सो कॉयल। ये नाउन भी है और वर्ब भी है। तो पहले तीन क्वेश्चंस डियर स्टूडेंट्स हमारे वोकैबलरी के हो गए, और ये हमारी कंसेक्टिवली अगर हम देखें तो ए और सी और डी ऑप्शन है। नाउ वी कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ ग्रामर। ग्रामर का जो पहला क्वेश्चन है, इसकी मैं अल्फ़ा ऑप्शन को पढ़ता हूँ। द सुपरवाइज़र हैज़ नॉर विल एवर कॉम्प्रोमाइज़। अगर आप ऑप्शन ए को पढ़ते हैं तो आपको बड़े वाज़े तौर पे अंदाज़ा होता है कि इस सेंटेंस में दो हेल्पिंग वर्ब्स आपको नज़र आएंगे, एक हैज़ है और एक विल है। सो इस सेंटेंस में आप इसको देख के समझ सकते हैं कि इसमें टेंस की मिस्टेक है, और इसमें मिस्टेक बड़ी कॉमन और वन ऑफ द फेवरेट मिस्टेक्स ऑफ एग्जामिनर्स है कि दो अलहदा अलहदा हेल्पिंग वर्ब्स हैं, वन इज़ द हैज़ एंड द अदर इज़ विल। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम हैज़ के लिए और विल के लिए एक ही वर्ब जिसको हम कॉम्प्रोमाइज़ कह रहे हैं वो यूज़ करें। इट इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, जो यंगेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो छठी सातवीं आठवीं नौवीं में पढ़ते हैं, उनको भी जिनकी टेंस की बेसिक सेंस है वो समझते हैं
कि हैज़ के बाद हम जो वर्ब की फॉर्म यूज़ करते हैं दैट इज़ द थर्ड फॉर्म, और विल के बाद जो हम वर्ब की फॉर्म यूज़ करते हैं दैट इज़ द फर्स्ट फॉर्म. सो एनी ऑप्शन जिसमें हैज़ के लिए अलहदा से वर्ब यूज़ होगा और थर्ड फॉर्म में यूज़ होगा, विल के साथ जो है वो अलहदा से वर्ब यूज़ होगा और फर्स्ट फॉर्म में यूज़ होगा, वो हमारे लिए सही ऑप्शन होगी. अगर हम बी ऑप्शन में आएँ तो हम देखते हैं कि बी ऑप्शन में भी ऐसा नहीं है, बल्कि एक एडिशन मिस्टेक ऐड होगी एंड दैट इज़ हैव, और सुपरवाइज़र के साथ हैव हम नहीं लगाते. दैट इज़ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मिस्टेक एज वेल. सो बीटा इसलिए गलत है. और अगर हम चार्ली ऑप्शन में आते हैं, द सुपरवाइज़र हैज़ नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड नॉर विल एवर, तो ये हमारे लिए सही ऑप्शन है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हैज़ के लिए हमारे पास एक अलहदा से फॉर्म है और विल के लिए भी हमारे पास एक अलहदा से फॉर्म है. यहाँ पे एक चीज़ नोटिस जो आप करेंगे वो ये है कि ये जो सेकंड क्लॉज है ये शुरू हुई है नॉट से, और जब हम नॉट से दूसरी क्लॉज का आगाज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे हम इन्वर्जन कर सकते हैं. इसी वजह से आप विल को पहले देख रहे हैं और जो इसका मेन वर्ब है वो हम बाद में देख रहे हैं. सो बेस्ट ऑप्शन डी स्टूडेंट्स इसमें हमारी टेंस का इसमें कॉन्सेप्ट था, और हमारी जो सही ऑप्शन है दैट इज़ सी ऑप्शन. जो 181 है डी स्टूडेंट्स, ये भी एक बहुत आसान जो सवाल है. इसमें टेंस का ही कॉन्सेप्ट है, इसमें टेंस से ही रेलिवेंट जो है वो पॉइंट है. यहाँ पे एक हम देख सकते हैं कि वर्ब ऑफ परसेप्शन यूज़ किया गया. यहाँ पे टेस्ट है, टेस्ट है, इज़ है, हैज़ टेस्ट, ये सब आप उसी की डिफरेंट फॉर्म्स यूज़ की गई हैं, लेकिन ये वर्ब ऑफ परसेप्शन है. वर्ब ऑफ परसेप्शन जो हमारी 5 सेंसेस से रिलेटेड होते हैं, ये लिंकिंग वर्ब होते हैं. लिंकिंग वर्ब्स जो कि स्टेट को बताते हैं. तो अब यहाँ पे इसके वाले से ख़ास बात यह है कि ये नॉन प्रोग्रेसिव भी है, और ये नॉन प्रोग्रेसिव है. इसके बाद हम जो है इसकी हम जो है वो आईएनजी फॉर्म यानी कि इसको कंटिन्यूस टेंस में जनरली नहीं लेके जाते. सो अब सूब हमारा सब्जेक्ट है. अगर हम सब्जेक्ट के एंगल से देखें और दूसरा पॉइंट नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब के हवाले से देखें, तो ये नॉन प्रोग्रेसिव के पॉइंट पे ये गलत हो जाता है, सी ऑप्शन. और अगर हैज़ देखें तो अभी हम वो ऊपर भी बात कर रहे थे, हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म आती है हमारे पास, तो यहाँ पे नहीं है. तो अगर सूप सब्जेक्ट है हमारा, तो ये एक अनकाउंटेबल एंटिटी के तौर पे इसके साथ टेस्ट नहीं आ सकता, टेस्ट आना चाहिए. ये भी हमारी ऑप्शन गलत है. तो हमारी बेस्ट ऑप्शन टेस्ट गुड है. एक ही और चीज़ डी स्टूडेंट्स नोटिस कीजिएगा यहाँ पे कि जो वर्ब ऑफ परसेप्शन होते हैं या लिंकिंग वर्ब होते हैं, हम उनके बाद एडजेक्टिव यूज़ करते हैं. गुड इज़ एन एडजेक्टिव हियर, सो द बेस्ट ऑप्शन इज़ बी हियर. नाउ वी कम टू द 182, और इसमें हमारे पास एक और वर्ब है जो कि नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है. उसको हम आईएनजी फॉर्म में नहीं लेके जाते. वो आप देख सकते हैं कि वो नो है. सो ये नो एक ऐसा वर्ब है, इसको भी हम आईएनजी फॉर्म में नहीं लेके जाते. अब यहाँ पे एक दूसरी चीज़ अगर एंगल से देखें तो यहाँ पे एक्शन एक ही है. इफ़ वी हैव ओनली वन एक्शन, तो फिर हमारे पास जो है हैड का आना मुमकिन नहीं है. एक एंगल से ये मैं बात कर रहा हूँ. दूसरा एंगल ये है कि हैड अगर आ भी जाए तो उसके बाद जो है वो सेकंड फॉर्म तो नहीं आ सकती. सो लिहाजा हैड के बाद सेकंड फॉर्म लगे. एक तो यहाँ पे वन एक्शन ऑफ द पास्ट अगर हो तो हम उसके लिए पास्ट परफेक्ट यूज़ ही नहीं करते अनटिल और अनलेस हमें वो वक्त ना बताया जाए जिससे पहले वो हुआ है. सो वो नहीं है यहाँ पे, तो लिहाजा यहाँ पे ये पास्ट परफेक्ट आ ही नहीं सकता. और दूसरी बात कि पास्ट परफेक्ट अगर आता भी होता तो फिर न्यू के साथ तो ठीक हो नहीं सकता. तो ये हमारी ऑप्शन गलत है. फिर क्या कहते हैं कि वुड अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे किसी तरीके से सही होता भी, तो उसके साथ कभी भी वुड के साथ जितने भी मॉडल वर्ब्स एंड ये स्टूडेंट्स हमें पता है उनमें से बाद हम किसी के बाद हम सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करते. तो ये भी गलत है. सो अब यहाँ पे अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो ये एक एक्टिव वॉइस है. नो एक एक्शन है. ये किसका एक्शन है? ये आई का एक्शन है, यानी कि वर्ब मौजूद है और उसका डूअर भी मौजूद है, जिससे काम वो मंसूब है. उसका डूअर परफॉर्मर भी मौजूद है. सो लिहाजा ये पैसिव है. अब ये एक्टिव है. ये एक्टिव है. तो अगर ये एक्टिव है तो फिर ये हैड बिन की भी जवाज़ नहीं बनता, क्योंकि ये एक तो पास्ट परफेक्ट का जवाज़ नहीं बनता, वो हमने पहले, और फिर ये बिन का आने का भी जवाज़ नहीं बनता. इवन इफ़ आई वांट टू से कि अगर यहाँ पे हैज़ बिन भी होता तो ये बिल्कुल गलत होता. सो लिहाजा ये भी हमारी सही ऑप्शन नहीं है. सो हमारी ऑप्शन यहाँ पे डी स्टूडेंट्स अल्फ़ा है. आई हैव नेवर नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम. सो इसकी सही ऑप्शन अल्फ़ा है. देन we come to the next sentence. This is one of the simplest example of punctuation. ये punctuation से relevant एक MCQ है dear students, और इसमें बहुत ही आसान एक जो चीज़ पूछी गई है that is
कि आप रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच को कैसे सेपरेट करते हैं और उसकी पंक्चुएशन कैसे करते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि दिस इज़ सिंपली द यूज़ ऑफ इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ है इन ऑर्डर टू इनक्लोज अ रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है, वो सेगमेंट जो कि इन्वर्टेड कॉमास में इनक्लोज होता है। दीज आर द वर्ड्स, एग्जैक्ट वर्ड्स स्पोकन बाय समवन। सो जो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो सेगमेंट है ये ही सेट टू, इस पर ये हमारे लिए क्या है, ये रिपोर्टिंग है, और जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है ये हमारे पास रिपोर्टेड है। सो ये अगर हम इस एंगल से देखें तो बड़ा बेसिक आसान असूल है। फर्स्ट ईयर में भी आपने पंक्चुएशन के सवाल में ये पढ़ा है कि रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच को अलहदा करने के लिए हमने कॉमा यूज़ करना होता है। अगर हमने कॉमा यूज़ करना है तो फर्स्ट पॉइंट पे ये पहली ऑप्शन गलत हो गई और ये भी गलत है। यहाँ पे भी कॉमा नहीं लगाया गया, यहाँ पे भी कॉमा नहीं लगाया गया। हमारे पास बच गई बी और डी ऑप्शन, तो ये भी हमने गलत करार दे दी, ये भी। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो बिल्कुल यहाँ पे कॉमा मौजूद है, यहाँ पे भी कॉमा मौजूद है, लेकिन जब हम कॉमा के बाद रिपोर्टेड स्पीच का आगाज़ करते हैं तो वी स्टार्टेड विद अ कैपिटल लेटर, हम इसे कैपिटल लेटर से आगाज़ करते हैं। यहाँ पे कैपिटल लेटर नहीं है, सो लिहाजा ये ऑप्शन हमारे लिए गलत है। सो हमारी सही ऑप्शन ये स्टूडेंट्स ये होगी, बी वुड बी द राइट ऑप्शन। इट इज़ द यूज़ ऑफ इन्वर्टेड कॉमास और कैसे हमने रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड को अलहदा करना है। सो बेस्ट ऑप्शन इज़ बी। नाउ वी कम टू द स्पेलिंग। ये भी एक स्पेलिंग का क्वेश्चन है। इसमें इसका ये बड़ा वन ऑफ द मोस्ट आप ये कह लें कि लाइक्ड और गिवन वर्ड है इन द एग्ज़ाम्स बाय द एग्जामिनर्स, क्योंकि इसको जो अब हम प्रोनाउंस करते हैं तो प्रोनाउंस और तरह से होता है, लेकिन इसके स्पेलिंग और तरह से हैं। सो जब आप इसे प्रोनाउंस करते हैं तो उसकी प्रोनाउंसिएशन के अतबार से आपको लगेगा कि ये सही है वर्ड इसका, लेकिन इसमें ए पहले है ओ से। सो द राइट ऑप्शन वुड बी फ़ैरोआ। सो ये हमारी ए है, और क्या कहते हैं जी कि हमारी अल्फ़ा ऑप्शन सही है इसमें स्पेलिंग में। ये तो बहुत वाज़े तौर पे जो है वो गलत वर्ड्स हैं। सो हमारी सही ऑप्शन जो है वो अल्फ़ा है। नाउ वी कम टू द 85th क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, ये भी हमारे लिए मेनली जो है वो एक क्वेश्चन है पंक्चुएशन का। ये जो पंक्चुएशन का क्वेश्चन है दिस कैन बी ट्रिकी। आई थिंक कि इसके लिए हमें थोड़ा मैं अपनी राइट ऑप्शन भी ज़रूर आपको बताता हूँ, लेकिन इसमें जो नज़ाकतें हैं वो भी मैं आपको वाज़े तौर पे एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप इसको देखें तो ये भी पंक्चुएशन का ही क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास 3 नाउन्स हैं जो कि एक सीक्वेंस से हमने प्लेस किए हैं। ब्यूटी, ब्रेन्स एंड वेल्थ, 3 नाउन्स हैं हमारे पास। तो ये जो 3 नाउन्स हैं ये एक सीरीज़ में, एक सीक्वेंस में आए हैं। तो एक असूल ये है कि एक सीरीज़ और सीक्वेंस में नाउन्स हों एक से ज़्यादा, या एडजेक्टिव्स हों या एडवर्ब्स भी इवन हों, तो हम उनको कॉमा से अलहदा करते हैं। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि ब्यूटी और ब्रेन्स के दरमियान हमारे पास कॉमा है। और फिर एक और चीज़ डियर स्टूडेंट्स, कॉमा का एक और कंसेप्ट है जिसको हम ऑक्सफोर्ड कॉमा कहते हैं। और ऑक्सफोर्ड कॉमा जो है वो जो क्या कह लें कि लास्ट वाला लेटर होता है, लेटर कह रहा हूँ, वर्ड होता है, उससे पहले जो एंड हो या और हो उससे पहले हम यूज़ करते हैं। ये ऑक्सफोर्ड कॉमा आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये ऑक्सफोर्ड कॉमा आप इन 3 ऑप्शंस में देख सकते हैं जो यहाँ पे मौजूद है। सो ये ऑक्सफोर्ड कॉमा भी यूज़ किया जाता है, और ये ज़्यादातर जो है वो प्रेफर किया जाता है कि अगर हमारे पास ये मौजूद हो तो हम उस ऑप्शन को प्रेफर करते हैं। सो अगर हम इस एंगल पे देखें तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये 3 ऑप्शंस जो हैं वो बच जाती हैं। फिर क्या क्या कहते हैं कि अगर आप फर्दर एक और पंक्चुएशन पे आएँ तो ये हमारे पास यहाँ पे डी स्टूडेंट्स एम डैश है, इसको कहते हैं छोटी डैश भी जिसको आप कहते हैं, ये एम डैश है। यहाँ पे जो है वो सेमी कॉलन है, और यहाँ पे कॉलन है, और यहाँ पे एक और एम डैश है। यहाँ पे डियर स्टूडेंट सेमी कॉलन तो हम यूज़ नहीं कर सकते, दैट इज़ ऑब्वियस, क्योंकि सेमी कॉलन का जो मोस्ट कॉमन यूज़ है जो हमें पता है दैट इज़ टू डिफ्रेंशिएट 2 क्लॉजेज़। जो 2 क्लॉजेज़ होती हैं उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए
जब हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते, या जब हम कंजंक्टिव एडवर्ब लाइक हाउ एवर है या मोर ओवर है या देयर फोर है या दैट इज़ वाई है, इस तरह के कंजंक्टिव एडवर्ब से जब हम दो क्लॉजेस को जोड़ते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को, तो तब हम सेमीकोलन का यूज़ करते हैं। तो वो यहाँ पे ये हम नहीं लगाएंगे क्योंकि आगे हमारे पास क्लॉज नहीं है। सो वी कम टू बी एंड डी। अब ये जो बी और डी है ना डी स्टूडेंट्स, ये हमें देखना पड़ेगा कि यू एच एस इसको कैसे लेता है। यहाँ पे जो एम डैश है ये क्या कहते हैं कि एक ब्रेक दे के, एक सर्टन ब्रेक इंट्रोड्यूस करवा के एक नई इंफॉर्मेशन ऐड की जा सकती है। और ये जो सेमी कॉलन है दैट कैन कॉलन जो है दैट इज़ ऑल्सो यूज्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस टू समराइज और एम्फसाइज योर पॉइंट। जो आपका पॉइंट है जो आपने पहले सेंटेंस में बताया है, उसको समराइज़ करने के लिए या उसको एम्फसाइज करने के लिए भी आप मेंशन कर सकते हैं। सो ये दोनों सही हैं, हो सकते हैं, बट हाउ डज़ यू एच एस टेक इट? अगर आप मुझसे पूछें सो मोर फॉर्मल राइटिंग में जो है वो डी जो है वो यानी कि कॉलन को प्रेफर किया जाता है। सो फॉर मी द बेटर ऑप्शन आउट ऑफ बी एंड डी इज़ डेल्टा ऑप्शन। मेरे लिए जो इसमें बेहतर ऑप्शन जो है वो डेल्टा हो सकती है। अच्छा, अब इसको दो एंगल से देखिएगा कि अगर आप बी और डी को अगर आप इस एंगल से देख रहे हैं कि जो ऑक्सफोर्ड कोमा है वो फॉर्मली प्रेफर किया जाता है ना होने से, ख़ास तौर पे जब आपका क्या कह लें कि जो बात है उसमें कन्फ्यूजन आने का ख़तरा हो सकता है, तब तो ज़रूर किया जाता है। या अगर आपका स्टाइल है तो स्टाइल की कंसिस्टेंसी के तौर पे भी जो है वो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, पहले भी अगर आप यूज़ करते हैं और जनरली आप इसको प्रेफर करते हैं। सो ये इस दो में से हमारी सही ऑप्शन ये मैं ये समझता हूँ कि डी होनी चाहिए। इस एम डैश की जगह पे जो है वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर ये कॉलन होना चाहिए। सो लेट्स सी इसको यू एच एस कैसे लेता है। फॉर मी द बेटर ऑप्शन इज़ आउट ऑफ बी एंड डी, दैट इज़ डेल्टा ऑप्शन। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, दैट इज़ 186। और जो 186 है डियर स्टूडेंट दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द टेंस क्वेश्चंस। ये एक टेंस का क्वेश्चन है। आप यहाँ पे देखिए कि इन 1838 जो है दैट इज़ द सिंपलेस्ट सिग्नल वर्ड फॉर दिस टेंस क्वेश्चन। यहाँ पे से ही हमें पता लगा दिस इज़ द पास्ट टाइम और इसमें हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना है। सो इफ़ वी लुक एट दिस सेंटेंस फ्रॉम दिस एंगल, सो हम इन 1838 Schleiden suggested that all plants were made of cells। तो अगर हम इस एंगल से देखें तो फिर ये सजेस्ट बीटा ऑप्शन में ये हमारी सही ऑप्शन नहीं हो सकती। अगर हम सी ऑप्शन में आते हैं तो ये सजेस्टेड है और आगे वर्ब भी है, लेकिन ऑल के साथ प्लांट जो है लगाना, यहाँ पे ये क्वांटिफायर का इस्तेमाल गलत है। यहाँ पे प्लांट को हम प्लूरली कंसिडर कर रहे हैं तो ये प्लांट्स ही आ सकता है। अगर आप प्लांट को एक प्लांट समझते हैं तो फिर यहाँ पे वर नहीं आ सकता, यहाँ पे वॉज आ सकता है। सो लिहाजा, और अगर फैक्चुअली देखें तो ये बात वैसे ही सेमेंटिकली जो है वो यहाँ पे प्लांट के साथ वॉज आ ही नहीं सकता, ये प्लांट्स ही होना और वर ही होना। सो ये भी हमारी ऑप्शन गलत है। सो अगर हम यहाँ पे देखें इन 1838 Schleiden suggested to all, तो अगर हम ऑल लगाएं तो फिर ये भी यहाँ पे जो टू है वो अननेसेसरी है, तो लिहाजा ये भी हमारे लिए सही ऑप्शन नहीं है और हमारी यहाँ पे सही ऑप्शन अल्फ़ा ही है। दिस इज़ अ करेक्ट सेंटेंस, ये जुमला दुरुस्त है और हम इसको सही मानेंगे। 1838 से ही हम पास्ट इंडेफिनिट के मुताबिक लेंगे। यहाँ पे टू लगना या वो गैर ज़रूरी है, तो ये ठीक नहीं होगा। सो फिर इसके बाद ये स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट पे आते हैं 187। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्यू। आपको पता है फ्यू जो है वो नेगेटिव सेंस प्रोड्यूस करता है, मींस ऑलमोस्ट नथिंग, यानी कि तकरीबन ना होने के बराबर जब हम कहते हैं। और जब ए फ्यू हो सो इसका ये, और ये आपको पता है कि ये तादाद के लिए यूज़ होते हैं। ए फ्यू से मुराद है अ कंसिडरेबल नंबर ऑफ समथिंग। अ कंसिडरेबल नंबर ऑफ समथिंग जो होता है उस सूरत में हम क्या कहते हैं कि ए फ्यू यूज़ करते हैं। और द फ्यू तब यूज़ होता है कि वही कंसिडरेबल नंबर जब मखसूस हो जाए, डेफिनेट हो जाए, उसकी खसूसियत बन जाए, तो उसी के साथ हम जो है वो द फ्यू लगा सकते हैं। सो यहाँ पे जो यूज़ किया गया डियर स्टूडेंट्स के डैश वर्ड स्पोकन इन अर्नेस्ट विल कन्विंस हिम,
सीरियसनेस को बोलते हैं. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे लिए फ्यू जो है वो यहाँ पे ऑप्शन सही नहीं हो सकती. इसलिए सही नहीं हो सकती क्योंकि कुछ लफ्ज़ तो बोले गए हैं, जब बोले गए हैं तो वो फ्यू नहीं हो सकते. ये तो नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है. सो लिहाजा ये ठीक नहीं है. फ्यूअर यहाँ पे इस्तेमाल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वी डू नॉट हैव एनी कंपैरिजन है. यहाँ पे हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है. सो वी डोंट नीड टू यूज़ any comparative degree unnecessarily because there is no comparison. Then we come to a few and the few. So यहाँ पे ये देखिएगा कि जो वर्ड स्पोकन हैं these have not yet been spoken, ये भी बोले नहीं गए हैं. these are yet to be spoken. अगर आप इसकी सेंस को अंदाज़ा करें, इसकी सेंस को देखें तो आपको पता लगता है कि these words have not yet been spoken. ये बात बताना इसलिए ज़रूरी है कि अगर ये अभी बोले नहीं गए सो ये इनडेफिनेट हैं. these are not the definite. अगर बोलने वाले को और सुनने वाले दोनों को पता हो किन लफ्ज़ों की बात हो रही है तो फिर ये स्पेसिफिक भी हो सकते हैं. सो दीज आर नॉट स्पेसिफिक. सो ये स्पेसिफिक नहीं है. सो इसलिए हमारी यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो ए फ्यू है. यहाँ पे द फ्यू लगाना भी गलत है. अगर फॉर एग्ज़ाम्पल डी स्टूडेंट्स यहाँ पे एक समझने की बात है, इसको ज़रा देखिएगा. मैं इसको थोड़ा सा लिखता हूँ जो मैं बात कह रहा हूँ. अगर मैं ये कहता हूँ जी कि द फ्यू वर्ड्स he spoke encouraged me. So if you compare this sentence with the above written sentence, the few words he spoke encouraged me, तो आप बड़े वाज़े तौर पे देख सकते हैं इन दोनों वर्ड्स के हवाले से कि these are the words that are that the listener or the speaker both know. जो स्पीकर है उसको बड़े वाज़े तौर पे पता है और ये बोले जा चुके हैं कि वो किन अल्फाज की बात कर रहा है. सो ये मखसूस हैं. अब यहाँ पे हम ए फ्यू लगाने की बजाय द फ्यू को प्रेफर करेंगे इस सूरत में. लेकिन यहाँ पे 187 में ए फ्यू है. फिर नेक्स्ट देखें ये स्टूडेंट्स, तो ये एक प्रपोजिशन से रेलिवेंट क्वेश्चन है. ये दिस इज़ वन ऑफ द कॉमन प्रपोजिशन. ये बहुत सारे मुझे यकीन है कि आपने एफएससी में भी पढ़ी होगी जो एफएससी के स्टूडेंट्स हैं. सो ही टेक्स, हमारी जो सही ऑप्शन है वो टेक आफ्टर है. टेक आफ्टर का मतलब होता है कि मुशाबहत होना, मिलते जुलते होना. तो ये इसकी सही ऑप्शन है. टेक अप भी एक फ्रेजल वर्ब है, एक प्रपोजिशन है. व्हेन यू टेक अप समथिंग यू स्टार्ट डूइंग दैट, आप उसे करना शुरू कर देते हैं. और व्हेन यू टेक डाउन समथिंग यू आइदर डिस्ट्रॉय इट, यू डिमोलिश इट. और टेक डाउन का एक और मतलब तहरीर करना भी होता है, लिखना भी होता है. और टेकन का एक मतलब डियर स्टूडेंट्स ये है, एक मानी ये भी होता है टेकन का मतलब कि अपनी कफ़ालत में ले लेना, अपनी ज़िम्मेदारी में किसी चीज़ को ले लेना. दैट इज़ ऑल्सो टेकन. सो बहरहाल यहाँ पे बाप के साथ मुशाबत हो सकती है. सो हमारी बेस्ट ऑप्शन जो है वो सी है, आफ्टर है. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट. यहाँ पे भी एक ये स्टूडेंट्स जो है वो मेनली पंक्चुएशन का आप ये कह सकते हैं क्वेश्चन है. पंक्चुएशन से रेलिवेंट जो है वो यहाँ पे क्वेश्चन है. और थोड़ा बहुत आप ये कह लें कि रिलेटिव प्रोनाउन का भी इसमें पॉइंट है, या आप इसे कह लें कि एडजेक्टिव क्लॉज का भी इसमें पॉइंट है. सो इस एंगल से भी आप उसे देख सकते हैं. सो पंक्चुएशन का डी स्टूडेंट्स अगर आप पहला सेंटेंस अल्फा ऑप्शन को पढ़ते हैं, देयर इज़ मिस्टर हाशिम हुम दे से इज़ द बेस्ट पोर्ट्रेट पेंटर इन द टाउन. सो अगर यहाँ पे ये देखें तो पहली बात तो यहाँ पे आपको ये नज़र आती है कि ये जो मिस्टर हाशिम है, सो ये इसको कैपिटलाइज नहीं किया गया तो ये गलत है. दूसरी बात ये है कि ये होम तो लिखा है लेकिन ये इसके होम के स्पेलिंग भी गलत हैं. तो ये इस वजह से भी ये गलत है. दो वजूहात से ये बात गलत है. फिर अगर आप बीटा ऑप्शन पे आते हैं तो देयर इज़ मिस्टर हाशिम हु दे से इज़ द बेस्ट पोर्ट्रेट पेंटर इन द टाउन. एक चीज़ डी स्टूडेंट्स, अगर आप एडजेक्टिव क्लॉज के पॉइंट पे जाते हैं तो एडजेक्टिव क्लॉज के पॉइंट पे दो तरह की हम क्लॉजेज पढ़ते हैं. वन इज़ एसेंशियल और द अदर इज़ नॉन एसेंशियल. नॉन एसेंशियल की ग्राफिकल या ऑप्टिकल डिस्टिंक्शन ये होती है, या पंक्चुएशन के एतबार से उसकी डिस्टिंक्शन ये होती है दिखने में या उसको लिखने में ये हमें होता है कि हम उसको कॉमा लगा के बाकी सेंटेंस से अलहदा करते हैं. सो एक बड़ी कॉमन बात कि प्रॉपर नाउन जो होता है उसके बाद आने वाली जो क्लॉज होती है वो हमारे लिए नॉन एसेंशियल होती है, तो वहाँ पे कॉमा लगाया जाना दुरुस्त है. सो दिस वन सीम्स टू बी अ गुड ऑप्शन बीटा. हम बाकी ऑप्शंस को भी देखते हैं.
तो एक और चीज़ देखें कि ये जो देयर्स है, देयर्स इज़ अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ देयर इज़। सो ये दोनों में ये वाला पॉइंट जो है वो ठीक है, अल्फ़ा में भी बीटा में भी, लेकिन अल्फ़ा की जो गलतियाँ मैं पहले बता चुका। फिर 40 में आए, देयर इज़ मिस्टर हाशिम विच दे से इज़ द पोर्ट्रेट पेंटर इन द टाउन। सो यहाँ पे इसकी ये कॉन्ट्रैक्शन भी गलत है। सो मिस्टर हाशिम के लिए दूसरी बात के विच का इस्तेमाल करना गलत है। विच हम नॉन लिविंग्स के लिए यूज़ करते हैं, सो मिस्टर हाशिम के लिए ये यूज़ नहीं हो सकता। सो अगर हम डेल्टा ऑप्शन में आएँ तो डेल्टा ऑप्शन में बिल्कुल मिस्टर हाशिम who they say is the best portrait painter in the, तो यहाँ पे जो ये हमारे लिए नॉन एसेंशियल क्लॉज है तो यहाँ पे कॉमा नहीं है, सो ये हमारी सही ऑप्शन इसमें नहीं हो सकती। तो हमारी डियर स्टूडेंट्स जो बेस्ट ऑप्शन है वो बीटा होगी। अच्छा, अब यहाँ पे हमारी बेस्ट ऑप्शन बीटा होगी। सो इसमें मैं एक चीज़ डियर स्टूडेंट्स आपको ख़ास तौर पे जो है वो बताना चाहूँगा, इसको ज़रा देखिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कहता हूँ जी कि मिस्टर Naveed, who or whom they say is very competent, is my childhood buddy। यहाँ पे जो मैं पॉइंट आपको डी स्टूडेंट्स ख़ास तौर पे बताना चाह रहा हूँ, दैट इज़ टू चूज़ बिटवीन हु एंड हूम। अब अगर इस सेंटेंस में अगर आपको ये देखना है, ये वहाँ पे भी कुछ बच्चों का क्वेश्चन हो सकता है वाई नॉट हूम, तो इसलिए मैं ये बताने की ज़रूरत समझता हूँ कि है यहाँ पे हमारी जो मेन एडजेक्टिव क्लॉज है उसको देखना। हमारा मेन सेंटेंस क्या है, मिस्टर नवीद इज़ माई चाइल्डहुड बडी, ये मेन सेंटेंस है। सो ये जो सेगमेंट है दैट इज़ एन एडजेक्टिव क्लॉज और अ रिलेटिव क्लॉज, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, इसमें हमने चॉइस करनी है कि क्या है। सो डियर स्टूडेंट्स, वो बच्चे जो ये देखते हैं कि रिलेटिव क्लॉज में हु और हुम की सिलेक्शन कैसी हो, गो टू द वर्ब ऑफ दैट, तो वो वर्ब पे अगर जाएँ तो वो देखेंगे जी कि एक वर्ब ये है तो ये भी है। तो अगर वो ये देखें कि वर्ब का सब्जेक्ट देखना है तो वर्ब का सब्जेक्ट आपको यहाँ पे ये नज़र आएगा, तो तो ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई हम यहाँ पे होम क्यों नहीं यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे ये डी स्टूडेंट्स ये ज़हन में रखिएगा कि ये जो दे से है दैट इज़ लाइक एन इंटरप्टर, दैट कैन समटाइम्स बी सेपरेटेड बाय कॉमा एंड समटाइम्स मे बी नॉट, ये ना भी किया जाए। सो ये दे से, आई से, that is not actual the part of the relative, actually not the part of the relative clause। relative clause यही है who is very competent। तो बेसिकली यहाँ पे who ही आना है, whom यहाँ पे आ ही नहीं सकता। दे से की वजह से कन्फ्यूजन हो सकती है कि कुछ स्टूडेंट whom लगाने की तरफ जाएं, बट दे से इज़ एक्चुअली नॉट द पार्ट ऑफ द relative clause, दैट इज़ एन इंटरप्टर, दैट इज़ एन एडिशनल कमेंट जो कि यहाँ पे लगाया गया है, तो लिहाजा ये उसका पार्ट ही नहीं है। सो इसको देख के हम अपनी चॉइस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन कर ही नहीं सकते। सो इसके बगैर हम करेंगे एंड दैट इज़ हु, इसी वजह से वो हमारी सही ऑप्शन है। इसी वजह से यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस था हमने जो किया डी स्टूडेंट्स में हु ही लगना है, किसी भी तौर पे होम पे जाइएगा ना, वैसे भी और भी गलतियाँ हैं। सो इसके बावजूद मैंने कहा ये मैं आपको बता दूँ, ये ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ अ वेरी फेमस पॉइंट ऑफ डी स्टूडेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। नेक्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पॉइंट है और इसमें एक टाइटल है, बुक का टाइटल है। बुक के टाइटल को हम आप देखें कि कैसे पंक्चुएट करते हैं। ये गुलिवर्स ट्रैवल बड़ी मशहूर व मारूफ़ जो है वो किताब है। एक तो ये जो यहाँ पे इसकी पंक्चुएशन है वो ठीक नहीं है। जो दोनों वर्ड्स हैं उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, वो अल्फ़ा में भी नहीं है और वो बीटा में भी नहीं है। और सो दूसरा ये वैसे भी गुलिवर्स ट्रैवल है और चूँकि ये एक बंदे का नाम गुलिवर है तो ये इसके साथ वैसे ही फ्लाइंग कॉमा के बाद एस लगना है, ये एस के बाद फ्लाइंग कॉमा नहीं लगना। और दूसरा इसमें ये टी कैपिटल भी नहीं किया, तो ये भी ऑप्शन गलत है। सो अगर आप पंक्चुएशन के पॉइंट पे ही देख लें तो ये तीन ऑप्शन गलत हो जाती हैं। दूसरा पॉइंट ये कि गुलिवर ट्रैवल्स एक बुक का नाम है, तो बुक का नाम जब भी होता है ऑर्गेनाइजेशन का नाम, बेशक वो लिखने में प्लूरल हो लेकिन हम उसको सिंगुलर ही मानते हैं, सो इसलिए वॉज रिटन ही आना है। सो हमारी जो सही ऑप्शन डी स्टूडेंट यहाँ पे सी ऑप्शन है और ये बाकी तीनों ऑप्शन जो हैं वो हमारे लिए गलत हैं। नाउ वी कम टू द 191, चूज़ द करेक्ट। तो यहाँ पे भी डी स्टूडेंट्स एक पंक्चुएशन का जो है वो सवाल है और पंक्चुएशन में यहाँ पे भी इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल है, रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच का। लेकिन यहाँ पे ख़ास बात यह है कि जो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है उसकी मिड पोजीशन है। तो रिपोर्टिंग स्पीच की जब मिड पोजीशन होती है
तो हमारे पास दो सिचुएशंस हो सकती हैं डियर स्टूडेंट्स। मैं एक सिंपल पॉइंट से आपको यहाँ पे क्या कहते हैं कि लिख कर एक एग्ज़ाम्पल से पहले बताता हूँ, फिर मैं उसकी राइट ऑप्शन पे जाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कहता हूँ जी कि इन्वर्टेड कॉमास का आगाज़ his suggestion being very practical, said he. Said he must be considered quite comprehensively. आप इसमें इस जुमले से देख सकते हैं कि हमारे पास जो रिपोर्टेड स्पीच है, जो सेगमेंट है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डियर स्टूडेंट्स, वो डिवाइडेड है। दिस इज़ द फर्स्ट सेगमेंट एंड दिस इज़ द सेकंड सेगमेंट। और इससे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो फर्स्ट सेगमेंट है दैट इज़ इनकम्प्लीट, ये पूरा जुमला नहीं है। सो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब ये मिड पोजीशन है इसकी, इसको हम मिड पोजीशन कह सकते हैं। ये मिड पोजीशन किसकी है? ये मिड पोजीशन है हमारे लिए रिपोर्टिंग स्पीच की। सो रिपोर्टिंग स्पीच की जब मिड पोजीशन होती है और इससे पहली वाली बात इनकम्प्लीट होती है, तो फिर यहाँ पे हम फुल स्टॉप नहीं लगाते, कॉमा लगाते हैं। और फिर जब हम दोबारा से इन्वर्टेड कॉमास का आगाज़ करते हैं तो जो फर्स्ट लेटर होता है वो स्मॉल केस में आता है, वो कैपिटलाइज नहीं होता, स्मॉल केस में आता है। ये वाला जो कॉमा है ये अंदर जो है वो लिखा जा सकता है। ये यहाँ पे इन्होंने इस ऑप्शन में बाहर लिखा है, बट हम वापस आते हैं उसमें कि क्या है हमारे पास यहाँ पे। सो अब आप देखें तो ये सेट सोक्रेटिस जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच है और ये मिड पोजीशन में, इससे पहले भी बात है और बाद में बात है। बेसिकली सेंटेंस को अगर एक पढ़ें जो रिपोर्टेड स्पीच का है वो ये है, द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ अनफिट टू बी लिव्ड बाय मैन। सो ये उसका कहना है, ये उसकी कोट है, ये उसकी बात है। सो लिहाजा हमारे लिए यहाँ पे फॉर्चुनेटली यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन जो है वो अल्फ़ा ही है, क्योंकि यहाँ पे कॉमा लगा है, इन्वर्टेड कॉमा दोबारा शुरू हुए तो हमने कैपिटलाइज नहीं किया। अगर हम इसके कंपैरिजन में बीटा ऑप्शन को देखें तो हमारा ये जो पहला सेगमेंट है उसको इन्वर्टेड कॉमास दिए ही नहीं, लगाए ही नहीं, तो इन्वर्टेड कॉमास के ना लगने की वजह से ये बात गलत है। अगर हम चार्ली ऑप्शन में जाते हैं तो इन्वर्टेड कॉमास का आगाज़ तो किया है एक दफ़ा, लेकिन जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच को उसी का हिस्सा बना के इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज़ किया गया, तो ये लिहाजा ये बात भी गलत है। और फिर अगर हम ये डिसएग्जामिन्ड, वैसे भी ये नॉन स्टैंडर्ड वर्ड है, ये कोई वर्ड ही नहीं है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे कॉमा भी नहीं लगा और दोबारा से इन्वर्टेड कॉमास आगाज़ भी नहीं हुए। हमारी बेस्ट ऑप्शन 191 में डी स्टूडेंट पंक्चुएशन के एतबार से अल्फ़ा ऑप्शन है। 192 में डी स्टूडेंट जब हम जाते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यू हैव ऑफन हर्ड ऑफ मी स्पीकिंग। तो यहाँ पे ये स्पीकिंग की स्पेलिंग बड़े वाज़े तौर पे आपको गलत दिखाई देंगे। यू हैव ऑफन हर्ड ऑफ मी ऑफ माई फ्रेंड, तो ये जो ऑफ मी और ऑफ माई फ्रेंड ये मुहावरतन ये जुमला भी गलत हो गया डी स्टूडेंट्स। सो यू हैव ऑफन हर्ड ऑफ मी, तुमने मेरे बारे में सुना, ऑफ माई फ्रेंड लगने से दैट विल मेक अ सेंसलेस सेंटेंस। सो इसलिए ये ऑप्शन हमारे लिए स्पेलिंग के अतबार से भी और सेमेंटिकली भी, मानवियत के अतबार से भी ये गलत हो गई है। और एक ऑब्वियसली इसमें एक पंक्चुएशन की मिस्टेक है, वो बाकी ऑप्शंस के अतबार से हम इसको डिस्कस करते हैं। फिर चार्ली ऑप्शन में जब हम जाते हैं, सो डियर स्टूडेंट यू हैव ऑफन हर्ड मी, तो अगर हम देखें स्पीक ऑफ माई फ्रेंड वहाज, तो दिस डजेंट सीम रिलेटेड। यहाँ पे जुमले के लिए ख़त्म करने के लिए जो फुल स्टॉप लगाया गया है, दैट सीम्स टू हिंडर द सेंस ऑफ द सेंटेंस, ये पूरा जुमला सही बनता नज़र ही नहीं आता। और ये जो स्पीक ऑफ जो है दैट इज़ नॉट अ करेक्ट फ्रेजल वर्ब इस सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में, तो ये भी ठीक नहीं है। अगर हम बीटा ऑप्शन में आते हैं तो ये है, यू हैव ऑफन हर्ड मी स्पीक ऑफ माई फ्रेंड वहाज वहीद हु इज़ अ बैरिस्टर।
तो अगर हम इसको देखते हैं और डी को कंपैरिजन करते हैं तो ये डी में अब आप देखें डी स्टूडेंट्स, ये पहला ही लेटर कैपिटलाइज नहीं किया, तो ये गलत है। यू हैव ऑफन हर्ड मी स्पीक अबाउट की बजाय स्पीक ऑफ, किसी के मुतालिक बात करना, वो ऑफ ज़्यादा कन्वेंशनल है, तो वो ठीक है। अबाउट भी बहरहाल ठीक हो सकता है, लेकिन इसमें और भी गलतियाँ, ये पंक्चुएशन की गलती है और यहाँ पे सेमी कॉलन भी जो है वो नहीं लगना, क्योंकि ये हमने पढ़ा है कि सेमी कॉलन लगाने की ज़रूरत उस वक्त है कि जब हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज़ को विदाउट जो है वो विदाउट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो हम उससे मिलाते हैं, तो तब हम जो है वो सेमी कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात ये है कि वहाज वहीद के भी जो स्पेलिंग है उनको हमने सही पंक्चुएट नहीं किया, कैपिटलाइज नहीं किया, और यहाँ पे जो डैश एम डैश का इस्तेमाल है वो भी यहाँ पे इस एतबार से दुरुस्त नहीं है। सो दूसरे एंगल से देखें तो ये जो वहाज वहीद है ये एक हमारी एपोजिशन बन जाती है, ये एपोजिशन बन जाती है, और एपोजिशन से पहले भी और बाद में भी हम कॉमा लगा सकते हैं। और दूसरा ये अगेन जो पीछे भी हमने वो मिस्टर हाशिम वाले सेंटेंस में बात पढ़ी थी कि ये जो एडजेक्टिव क्लॉज है ये नॉन एसेंशियल है, चूँकि ये एक प्रॉपर नाउन के बाद आ रही है, तो यही हमारी ऑप्शन डी स्टूडेंट्स तमाम गलतियों को देखते हुए बेस्ट ऑप्शन बनती है, दैट इज़ बीटा ऑप्शन। फिर सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं डी स्टूडेंट, चूज द करेक्ट सेंटेंस, द फर्स्ट स्पेस ट्रैवलर वाज डेनिस टीटो फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। तो इसमें हम आर्टिकल को और टेंस के 2 पॉइंट्स को डी स्टूडेंट्स देखेंगे। द फर्स्ट स्पेस ट्रैवलर वाज डेनिस टीटो, इसकी पंक्चुएशन भी ठीक है, और यूनाइटेड स्टेट्स हमें पता है कि जिस कंट्री के नेम में स्टेट्स का लफ्ज़ आए तो उसके नाम से पहले हम जो है वो डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं। ये हमारा ऑर्डिनल है, ऑर्डिनल से पहले भी हम डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं, तो दैट इज़ फाइन। तो ए सीम्स टू बी अ गुड ऑप्शन, बाकियों को देख के हम इस पर बात करते हैं। बीटा ऑप्शन हमारी कहती है द फर्स्ट स्पेस ट्रैवलर वाज डेनिस टीटो। तो यहाँ पे ये जो फ्रॉम से पहले लगना तो मुनासिब है, लेकिन ये फ्रॉम के बाद जो कॉमा लगना है दैट इज़ नॉट राइट, तो ये क्या कहते हैं कि ठीक नहीं है। और फिर ये कि फ़र्स्ट स्पेस ट्रैवलर को गैर ज़रूरी तौर पे हमने पंक्चुएट किया है, सो कैपिटलाइज जो है वो किया है, ये ठीक नहीं है। बीटा हमारी सही ऑप्शन इस पंक्चुएशन की गलती की वजह से और एक गैर ज़रूरी कॉमा जो कि फ्रॉम के बाद है इसकी वजह से गलत है। देन वी कम टू द सी ऑप्शन। सो सी ऑप्शन में हमारी ये बात ठीक है, लेकिन ये भी एक डी स्टूडेंट एपोजिशन है, लेकिन इस एपोजिशन के लिए हमें यहाँ पे एम डैश नहीं हम यूज़ करते एपोजिशन के लिए, यहाँ पे ये इस्तेमाल किया जाना जो है वो गैर मुनासिब है। और इसके बाद जो है वो हमारे लिए नेक्स्ट है द फर्स्ट स्पेस ट्रैवलर वाज डेनिस टीटो फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। सो ये भी अगर हम देखें तो ये एक पोजीशन है, इसके लिए ये कॉमा जो है वो लगाया जा सकता है, इसको हम कॉमा को यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स इन 4 ऑप्शंस के अतबार से अगर आप ग्रामेटिकली देखें तो ग्रामेटिकली हमारी जो अल्फ़ा, चार्ली और डेल्टा ग्रामेटिकली तीनों सी हैं, लेकिन पंक्चुएशन के अतबार से जो हमारे लिए यहाँ पे ये वाला सेगमेंट है ये एक एपोजिशन है। इस एपोजिशन को देखते हुए हमारी जो बेहतर ऑप्शन है ये डेल्टा होगी, क्योंकि एपोजिशन को हम कॉमा से अलहदा कर सकते हैं। सो ये हमारे लिए ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है डेल्टा ऑप्शन। सो फिर हम 94 आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। सो इट वाज ग्रेटली गुड बाय यू टू प्रपोज। तो इसमें बड़े वाज़े तौर पे जब आप देखते हैं टू के बाद जो है वो सेकंड फॉर्म, तो ये गलत है। ग्रेटली गुड इज़ फाइन, क्योंकि गुड एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब आ सकता है। ग्रेटली गुड इज़ फाइन, लेकिन यहाँ पे ये प्रपोजिशन भी गलत है, ग्रेटली गुड बाय यू गलत है। सो 2 गलतियाँ बड़े वाज़े तौर पर जो है वो हमें नज़र आती हैं। सो एल्फा ऑप्शन हमारी गलत है। फिर इट वाज ऑफुली गुड बाय, ये बाय गलत है। गुड ऑफ डियर स्टूडेंट एक्चुअली हमारी यहाँ पे यूज़ होनी है। गुड ऑफ का मतलब तब ये हम यूज़ करते हैं जब हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं, जब हम किसी को प्रेज़ करते हैं, जब हम किसी को अप्रूवल देते हैं, तो हम जो एक फ्रेजल वर्ब कह लें, जो हम प्रपोजिशन यूज़ करते हैं गुड के साथ, दैट इज़ गुड ऑफ। सो गुड ऑफ वाली ऑप्शन सही होनी है। और अगर इस पर्टिकुलर एक ही एंगल से देखें तो डेल्टा में भी ये वाला जो ऑफ है ये गलत है, ये नहीं हो सकता। तो इस एतबार से हमारी सही ऑप्शन जो है वो डी स्टूडेंट जो है वो सी है। इट वाज ऑफुली गुड ऑफ यू टू प्रपोज अ डेज पिकनिक एट मरी, इट वाज वेरी गुड ऑफ यू। तो ये तो ऑफ वाला जो है, और फिर यहाँ पे ये TOO वाला भी गलत है। तो हमारी जो बेस्ट ऑप्शन है दैट इज़ सी ऑप्शन। सो डी स्टूडेंट्स ये हमारा पूरा पेपर था। हमने बहुत डिटेल के साथ हर एक ऑप्शन के साथ हमने देखा कि क्या मसले हैं, क्या इसमें हो सकते हैं। सो होप फॉर द बेस्ट। आई होप कि आपके लिए ये हेल्पफुल रहा होगा, और आई एम श्योर कि इंशाल्लाह
जो है वो आपका ये जो पेपर है आपने वैसे ही अच्छा किया होगा। और लेट्स सी, वेट फॉर यूएचएस के वो क्या इसकी जो है वो अपनी लिस्ट देते हैं। अकॉर्डिंग टू आवर नॉलेज वी हैव डिलीवर्ड यू द बेस्ट आंसर्स, सो लेट्स सी के यूएचएस अब इस पर क्या बात करते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नए लेक्चर के साथ।